हाय हेलो एवरीवन। सो ईपैक ड्यूरेबल का Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट ऑफ कोर्स Q3 के अच्छे नहीं थे, कंपनी के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। मतलब इबिटा मार्जिन पैट दोनों पे डिसअपॉइंटिंग नंबर था कंपनी का। मार्जिन कंपनी का 8% से 6% आ गया। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% गिर गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा जो खराब नंबर लगा वो इनका टॉप लाइन का ग्रोथ का नंबर। जब हमने देखा कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स है लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, इन दोनों कंपनीज का कंसोलिडेटेड लेवल प्लस इनका जो एसी का बिजनेस है, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही थी Q3 में, क्योंकि ये पूरा सीजन ही इस तरीके का गया है। बट वहीं पे हमने देखा ईपैक का जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो भी सिर्फ 35-36% का के रेट से ग्रो हुआ था। तो हर एक मैट्रिक पे अगर हम देखें तो नंबर्स खराब थे कंपनी के। अब ऑफ कोर्स हमको देखना है कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है, क्या आउटलुक देता है इस क्वार्टर के लिए, ऑनगोइंग जो फोर्थ क्वार्टर है एंड आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड उसके साथ में आगे का स्कोप अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करेंगे कंपनी का। इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 35% से ग्रो हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि 9 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो हमारा जो टॉप लाइन है उसमें 71% की ग्रोथ रही है। इनफैक्ट इनका जो लास्ट फुल ईयर का रेवेन्यू था 1400 करोड़ के आसपास का, इस 9 मंथ्स में कंपनी ने 1528 करोड़ का रेवेन्यू किया। यानी पिछले पूरे साल के रेवेन्यू को कंपनी ने इन 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट 10% से इंक्रीज कर दिया है। तो 9 मंथ के बेसिस पे तो ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है 71% की। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम Q3 का नंबर देखें तो सिर्फ 35% का नंबर दिखता है। तो डेटा को देखना हमको आना चाहिए, किस तरीके से नंबर्स को देखना है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 6 मंथ था ईपैक ड्यूरेबल का Q1 प्लस Q2, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हमने Q2 में भी देखा था कि इनका इबिटा मार्जिन नीचे आया था। पैट में मतलब जो उनका लॉस है वो और ज्यादा बढ़ गया था वाई वाई लेवल पे। स्टिल ये डील अच्छी लग रही थी। क्यों? बिकॉज टॉप लाइन के कंपैरिजन में इस कंपनी ने पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट नंबर्स डिलीवर करे थे। इबिटा नंबर जो इनका डिक्लाइन हुआ था Q2 में, उसके दो मेन रीजन थे। पहला रीजन ये कि ईपैक का जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जैसा आप एम्बर एंटरप्राइज या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए देखते हो। ये कंपनी अभी उस डाइवर्सिफिकेशन जर्नी को जस्ट स्टार्ट कर रही है। एसी का जो बिजनेस है वो इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस हो जाता है जब आप इनको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर से कंपेयर करते हो। एंड Q2 में क्योंकि इनके एसी बिजनेस ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, ऑलमोस्ट 80% के आसपास इनका एसी से आया, और इसी का ग्रॉस मार्जिन कम होता है। उससे इनके बेटा मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा। एंड उसके बाद जो श्री सिटी का जो इनका प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था अच्छे से, उसकी वजह से भी एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। तो ये रैशनल दिया था मैनेजमेंट ने Q2 में। एंड इसके साथ में उन्होंने बताया था कि फुल ईयर बेसिस पे जो हमारा मार्जिन है वो लास्ट ईयर वाले रेंज में ही आ जाएगा, 8% के आसपास आ जाएगा। एंड आगे चल के श्री सिटी का जो यूटिलाइजेशन है उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन Q3 में जो इनके नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है वो इसी वजह से किया है कि अच्छे गाइडेंस के बाद भी जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा नहीं रहा है, प्लस टॉप लाइन पे भी कंपनी ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। तो 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो जरूर 71% का ग्रोथ अच्छा लगता है। लेकिन हमको मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है कंपनी का, करंट लेवल पे किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, उसको भी देखना जरूरी है। इबिटा लेवल पे ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग नंबर है। देन पैट अगर आप इनका देखोगे 9 मंथ्स के बेसिस पे तो उसमें 132% की ग्रोथ दिखती है। इसका मतलब फिर से वही कि कंपनी ने जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेसिफिकली अगर आप Q1 का नंबर देखोगे तो उसमें तो पैट आई थिंक कंपनी का 2 टाइम 3 टाइम से ग्रो हुआ था वाई वाई लेवल पे। बाकी सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर दोनों में प्रॉफिट के नंबर पे काफी बड़ा डिक्लाइन देखा है हमने। प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम इनका देखें तो इनका जो प्रोडक्ट डिवीजन है वो 98% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। इसमें से भी स्पेसिफिकली अगर आप एसी वाले बिजनेस को देखोगे तो उसका कंट्रीब्यूशन 66% रहा है थर्ड क्वार्टर में। एसी बिजनेस इस कंपनी के लिए 37% से ग्रो किया है। एंड मेनली आप बोल सकते हो कि यहीं पे थोड़ा सा लैग कर गई है कंपनी ग्रोथ के कंपैरिजन में, बिकॉज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए एंड एम्बर एंटरप्राइज के लिए जो एसी का बिजनेस है उनका वो मोर देन 100% से ग्रो किया, जबकि ईपैक का सिर्फ 37% का ग्रोथ आया, और यही इनका सबसे मेन बिजनेस भी है। तो एसी का कंट्रीब्यूशन 66% हुआ है। मैनेजमेंट कह रही है कि 37% का ग्रोथ आया है एसी बिजनेस में, लेकिन इसके बाद भी अगर आप हमारे एसी बिजनेस का रेवेन्यू शेयर देखोगे तो वो 77% से कम होकर के 66% आ गया है। लास्ट क्वार्टर में 77% था, इस क्वार्टर में 66% आ गया। लेकिन हमको जो है वो वाई वाई लेवल पे देखना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए Q3 जो है एसी वाले बिजनेस के लिए वो वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। हर एक कंपनी का आप देखोगे तो Q3 में जो एसी का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है, और बाकी सारे क्वार्टर्स में एसी का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है। तो अगर आप वाई वाई लेवल पे कंपेयर करोगे तो इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है एसी का वो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में भी यही 65-66% का कंट्रीब्यूशन था, इस क्वार्टर में भी 66% का कंट्रीब्यूशन है। बट ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो 77 से 66% का कंट्रीब्यूशन हुआ है। देन हाइसेंस के लिए जो इन्होंने एक न्यू सब्सिडरी लॉन्च करी है
श्री सिटी में उसका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है। इसमें कंपनी हाइसेंस के लिए रूम एयर कंडीशनर बनाना स्टार्ट करेगी 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। बाकी वॉशिंग मशीन के लिए भी अभी टेस्टिंग प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया कंपनी के लिए। देन मार्जिन्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ से पड़ा है, तो वही श्री सिटी प्लांट की वजह से पड़ा है। इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करेंटली सिर्फ 15 to 20% के रेंज में है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि इसी की वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसने हमारे मार्जिन्स को इम्पैक्ट किया। हमारा मानना है कि 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, यानी दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक, इस प्लांट का जो यूटिलाइजेशन है वो हम 50% तक इंप्रूव कर लेंगे। सो आगे चल के यहाँ से हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हमारे जो इबिट्टा मार्जिन है वो 7.25% से 7.5% के बीच में रहेंगे। लास्ट ईयर कितना मार्जिन था? 8%। इस साल का गाइडेंस कितना दे रही है? लोअर एंड पे 7.25, हायर एंड पे 7.5, यानी बिटवीन 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन रहेगा कंपनी के मार्जिन्स में। यानी कि फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रहेगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से अगर हम देखें। इसके बाद कंपनी का कहना है कि अगस्त सितंबर से जो हाइसेंस के लिए एसी बनाएगी कंपनी, उसका ट्रायल स्टार्ट होगा और 3rd क्वार्टर से उसका फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन को कंपनी 2nd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर देगी उसका प्रोडक्शन। देन उसके बाद जो हाइसेंस के लिए इनको अदर प्रोडक्ट्स बनाने, अदर अप्लायंसेस बनाने हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर भी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगले 2 ईयर्स के अंदर स्टार्ट होगा। यानी बाय FY27, बाय FY28 कंपनी बाकी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। इसके बाद कुछ मीडिया वगैरह में आप देखोगे तो कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि हाइसेंस जो है वो 26% स्टेक मतलब परचेज करने वाला है। इनका जो सब्सिडरी है ईपैक मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर कंपनी कह रही है बिल्कुल इस पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चाइनीज कंपनी यहाँ पे आके सब्सिडरी में स्टेक ले रही है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे इस पे आउटलुक दे पाएंगे। डिमांड वाइज मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड स्ट्रांग है सेक्टर में, ये हर एक प्लेयर बोल रहा है। एम्बर को देखो, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखो, डिमांड को लेकर हर एक प्लेयर कॉन्फिडेंट है। कंपनी कह रही है कि जो हमारे क्लाइंट्स के साथ में डिस्कशन हो रहा है या फिर हम जो होलसेल लेवल पे, रिटेल लेवल पे जो अब हम इन्वेंट्री देख रहे हैं, तो या तो वो काफी नॉर्मलाइज लेवल पे है या काफी लोअर लेवल पे है। तो इससे हमको समझ में आता है कि डिमांड का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन चैलेंज है सप्लाई चेन का। हमने पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉल में भी डिस्कस किया। इनकी मैनेजमेंट भी कह रही है कि सप्लाई चेन एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग है, और इसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हमने ये 35% का ग्रोथ दिखाया है। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑफकोर्स डिमांड को एक और बूस्ट मिलेगा, जो टैक्स बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने बजट के अंदर मिडिल क्लास को, उससे चाहे ऑटो सेक्टर हो या ऐसे जो आपके कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो है वो एक चैलेंज एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है पूरे सेक्टर के लिए। कंपनी का कहना है कि स्पेशली जो कॉपर की अवेलेबिलिटी है, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, उसको लेकर के काफी सीरियस चैलेंज है। इन्होंने लास्ट कॉल में बताया था कि गवर्नमेंट ने जो BIS सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया है, एंड कई ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जिनका BIS सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट रिन्यू नहीं कर रहा है। सो कंपनी कह रही है कि करंटली कुछ ही ऐसी चाइनीज कंपनी का BIS सर्टिफिकेशन कंपनी ने, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उनको। सो उन्हीं से हम अभी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कर रहे हैं, कॉपर वगैरह की सोर्सिंग कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो करंटली मतलब अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं है कंप्रेसर को लेकर के, क्योंकि जून तक का सर्टिफिकेशन है। लेकिन जून के बाद अगर गवर्नमेंट मतलब कंप्रेसर वाले पार्ट पे भी चाइनीज कंपनी का ये रिन्यू नहीं करती है BIS सर्टिफिकेशन, तो आगे चल के कंप्रेसर की अवेलेबिलिटी को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन जून तक की उसकी अवेलेबिलिटी है। देन गाइडेंस की अगर हम बात करें, मतलब इनको ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अगर हम ग्रोथ रेट कंपेयर करें ईपैक का बाकी प्लेयर्स के साथ में, तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। मैनेजमेंट कह रही है कि 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर आप हमारा रूम एसी का बिजनेस देखोगे या हमारा ओवरऑल रेवेन्यू देखोगे, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, 70% से 83% की ग्रोथ है। पर पॉइंट वही आ जाता है कि डेटा को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। 9 मंथ्स का के बेसिस पे मैं डेटा देखूं या फिर मैं एक क्वार्टर का डेटा देखूं, तो मुझे उसमें डिफरेंस दिखता है, वो मुझे ट्रेंड बताता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें वही देखना है कि 9 मंथ का भी देखना है, लेकिन साथ में इस क्वार्टर का भी देखना है कि परफॉर्मेंस में डिप कहां पे आया है। तो इस क्वार्टर में जो 35% का ग्रोथ है, उसको लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि ये ग्रोथ रेट हमारा इस वजह से कम हुआ है बिकॉज सप्लाई चेन का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी इजीली, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 35, 36, 37% के रेंज में रहा है। जो आप बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे हो, जैसे पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज या जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मे बी उन्होंने इसलिए इतने अच्छे से ग्रो कर लिया क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, प्रोक्योरिंग पहले से करके रखी होगी, या फिर उनके सप्लायर्स के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा।
सो उस वजह से उनको ग्रोथ में हेल्प मिला। अदरवाइज हमारे लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए अगर आप कंपेयर करोगे तो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सो उसी ड्यूरेशन में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कम रहा है। आगे के लिए कंपनी कह रही है कि हमने 50% का ग्रोथ गाइडेंस कभी दिया नहीं है, मतलब अगले 2 3 4 सालों के लिए। हाँ, इस साल के लिए जरूर हमारा गाइडेंस है कि 2150 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, एंड वो बहुत इजीली लग रहा है कि कंपनी अचीव भी कर लेगी, क्योंकि 9 मंथ्स में ऑलरेडी 1500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 525 करोड़ का रेवेन्यू था। तो फोर्थ क्वार्टर में अगर कंपनी इस फोर्थ क्वार्टर में 40-50% के रेट से भी ग्रो करती है तो भी इनका ये वाला गाइडेंस तो काफी आराम से अचीवेबल हो जाएगा। आगे का FY26 के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, इस पे अभी कंपनी ने कोई आउटलुक दिया नहीं है, पॉसिबली नेक्स्ट क्वार्टर में इसका गाइडेंस आएगा। देन कंप्रेसर को लेकर के क्या मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है इनका, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने खुद से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। सो जैसे आप देखोगे शक्ति पंप्स के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि सोलर सेल की अवेलेबिलिटी को लेके भी चैलेंज बना हुआ था, तो शक्ति पंप ने क्या किया कि नियर टर्म के लिए तो कुछ सोर्सिंग वगैरह कर रखी है उन्होंने, आगे के लिए मीडियम टर्म के लिए उन्होंने ये QIP से फंड रेस किया एंड कंपनी खुद का प्लांट लगा रही है जो FY27-28 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। सेम काम पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी किया है कि नियर टर्म में तो सोर्सिंग है, लेकिन मीडियम टर्म में हमको दोबारा से डिपेंड ना होना पड़े एक्सटर्नल प्लेयर्स के ऊपर, तो इसलिए कंपनी ने खुद का इन हाउस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ईपैक कह रहा है कि हमारा अभी इस पे कोई प्लान नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ में रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, DPIIT के साथ में डिस्कस हुआ है, और काफी जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ में गवर्नमेंट का डिस्कशन हुआ है कि काफी जल्दी वो प्लांट्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो इनका कहना है कि जैसे डाइकिन है, LG है, प्लस कुछ और भी प्लेयर्स हैं, उनका कहना है कि विद इन 12 to 18 मंथ्स यानी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्रेसर की डोमेस्टिक कैपेसिटी और ज्यादा आ जाएगी। तो ये जो चैलेंज है वो नियर टर्म में है, शॉर्ट टर्म में है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको इसको कुछ खास चैलेंज नहीं लग रहा है। सो अगले साल से इसकी कैपेसिटी वगैरह डोमेस्टिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि और जो हम ये इतना सीरियस चैलेंज देख रहे हैं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो चाइनीज कंपनीज पहले इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी, प्रेफर करती थी इंडिया में एक्सपोर्ट करना, वो अभी करंटली बहुत ज्यादा फोकस कर रही है यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस में नई गवर्नमेंट आई है एंड उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो चाइनीज कंपनीज क्या कर रही हैं कि कल को इंपोर्ट ड्यूटी जब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तब तो ऑफ कोर्स आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिजनेस आना थोड़ा सा कम हो सकता है। सो उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी एक्सप्लोर कर रही है और इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है, जो प्रोडक्ट्स है, वो यूएस की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज से शिफ्ट करके। तो इसीलिए इंडिया में और भी ज्यादा चैलेंज आ रहा है रॉ मटेरियल्स को लेकर के। देन इसके बाद प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन या रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कैसा रह सकता है आगे चल के, तो कंपनी कह रही है कि सबसे पहले तो जो लार्जर अप्लाइंसेस है, जैसे कूलर है, कूलर का प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर रही है। 60 से 70 थाउजेंड का प्रोडक्शन का टारगेट है इनका पर मंथ, और एनुअली कंपनी 2.5 लाख का प्रोडक्शन प्लान कर रही है। उसके बाद वॉशिंग मशीन के लिए भी कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली इसके प्रोडक्शन को कंपनी रैंप अप करेगी। इनिशियली इनका टारगेट है कि 1 लाख से ये स्टार्ट करेंगे मंथली बेसिस पे, और फुल ईयर ये 10 लाख के आसपास प्रोड्यूस करेंगे। देन कुछ और अदर अप्लायंसेस है, जैसे इंडक्शन है, कुकटॉप है, लेकिन एक और नया प्रोडक्ट एयर फ्रायर का प्रोडक्शन भी कंपनी कह रही है कि मार्च से ये स्टार्ट कर देंगे एंड इसको आगे जाके और रोल आउट करेगी। सो कंपनी धीरे धीरे प्रोडक्ट रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन वाली जर्नी की तरफ जा रही है। अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो इनकी जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक देहरादून में, दूसरा भिवाड़ी में, उनमें अभी करंटली 50 से 55% की कैपेसिटी है। सबसे बड़ा कंसर्न मैनेजमेंट बोल रही है कि श्री सिटी को लेकर ही है, जिसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 15 से 20% है, बट हम होपफुल हैं कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक या फिर Q3 तक इसका यूटिलाइजेशन भी 50% तक चला जाएगा। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट करेंटली 350 करोड़ के आसपास है, एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो हमारे पास बिल डिस्काउंटिंग है, रिसीवेबल्स हैं, उसका हम बिल डिस्काउंटिंग करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, आप बेसिकली इनवॉइसेस वगैरह देते हो एक फाइनेंशियल कंपनी को, उसके अगेंस्ट में इमीडिएट कैश मिल जाता है आपको, तो आप अपना वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से फुलफिल करते हो। कोई बड़ा डेट लेने का भी प्लान नहीं है कंपनी का। इनका कहना है कि एडिशनली हमारे पास फंड्स हैं, IPO से हमने जो लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, लगभग 250 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है कंपनी के पास में, जिसको ये आगे की ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। देन इनकी सब एक जॉइंट वेंचर है इपैवो मोटर को लेकर के। सो कंपनी कह रही है कि इपैवो मोटर का जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है वो अभी बिल्ड हो रहा है, भिवाड़ी में बिल्ड हो रहा है ये, एंड ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अभी इसके लिए जो प्रोडक्शन है वो कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर कर रही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इस जॉइंट वेंचर से भी कंपनी 150 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर।
देन पीएलआई का बेनिफिट इनको भी आएगा, सो लगभग 30 करोड़ के आसपास का पीएलआई का बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, जिसमें से ऑलमोस्ट 28 करोड़ कंपनी को ऑलरेडी आ चुका है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। देन कॉपर सोर्सिंग को लेकर के कितना ज्यादा चैलेंज है, एक्चुअली लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि डोमेस्टिकली कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कॉपर की प्रोडक्शन फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं, एंड होपफुली अक्टूबर नवंबर तक वो स्टार्ट हो जाएगा। पर मैनेजमेंट बता रही है कि जिन प्लेयर से ये एक्सपेक्टेड था उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी डिले हो गया और अभी तक उनकी तरफ से वो फैसिलिटीज नहीं आई है, सो इसीलिए ये चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ गया है। हम अभी करंटली कुछ जो चाइनीज प्लेयर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने बीआईएस सर्टिफिकेशन दिया है उनसे सोर्सिंग कर रहे हैं कॉपर का, तो उसी से हमारा ये ग्रोथ वगैरह चल रहा है। होपफुली हम ये विश कर रहे हैं कि ये जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इनकी तरफ से भी जल्दी से ये प्रोडक्शन फैसिलिटी आ जाए तो चीजें थोड़ी सी और ईज आउट हो जाएगी हमारे लिए। देन इसके बाद आई मीन इनका कैपेक्स का अगर आप देखोगे लास्ट 9 मंथ्स में तो 55 करोड़ का कैपेक्स अभी तक कंपनी कर चुकी है। इन्होंने गाइडेंस दिया था कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर ये 220 से 240 करोड़ का कैपेक्स करेगी, इंक्लूडिंग ये जो हाइसेंस से इनको प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको इंक्लूड करके। अभी तक इन्होंने 55 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया लास्ट 9 मंथ्स में। मैनेजमेंट कह रहा है कि बिल्कुल ऑन ट्रैक है, हमारा टारगेट वही है कि 220 से 240 करोड़ का कैपेक्स करना है अगले 2 इयर्स के अंदर। देन पैट मार्जिन अभी कंपनी का बहुत लो है, 1 से 2% का पैट मार्जिन है। मैनेजमेंट कह रहा है कि 2-3 चीजें इसको अफेक्ट कर रही है। पहला तो जो हमारा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है वो अभी इतने अच्छे से नहीं हुआ है जैसे इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स का हुआ है। हम एसी के ऊपर अभी भी बहुत डिपेंडेंट है। 80% रेवेन्यू कंपनी का एनुअल लेवल पे अभी भी एसी से आता है और एसी लो ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है। तो कंपनी कह रही है कि आगे चल के जब रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन होगा वहां से हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। दूसरा, ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी लो है हमारा, तो श्री सिटी का यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के अंदर उससे भी हमारा पैट मार्जिन इंप्रूव होगा। लेकिन गाइडेंस देने से कंपनी ने मना कर दिया है। इनका कहना है कि हमने पैट मार्जिन पहले भी का गाइडेंस पहले भी नहीं दिया था, अभी भी हम पैट मार्जिन का गाइडेंस नहीं देना चाहते। सो मे बी मैनेजमेंट खुद अपने लेवल पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी रह सकती है उनके आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, इसीलिए वो गाइडेंस देने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस इनका इस साल का वही है 50% से ज्यादा का। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि आप जितने भी ये स्मॉल अप्लायंसेस देख रहे हो, वॉशिंग मशीन, कूलर्स वगैरह, इन सब में सिनर्जी बहुत अच्छी है। इन ये सारी फैसिलिटीज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप एसी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वॉशिंग मशीन के लिए भी यूज कर सकते हो, एयर कूलर के लिए भी यूज कर सकते हो। सो इससे एक अच्छी सिनर्जी डेवलप होगी और वहां से हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अच्छे से इंप्रूव होगा श्री सिटी वाले प्लांट के अंदर। आरओई और आरओसी का नंबर भी काफी लो है अभी करंटली कंपनी का। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर हमारा जो आरओई प्लस आरओसी का नंबर है वो 15 से 16% के रेंज में आ जाएगा। एंड वो कहां से आएगा? श्री सिटी का यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा, ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का 50-55% से जब 60-65% जाएगा तो कंपनी का जो आरओसी आरओई का नंबर है वो भी इंप्रूव होकर के 15-16% तक आ जाएगा। देन उसके बाद कंपोनेंट वाले जो इनके बिजनेस हैं उसमें से कैसा रेवेन्यू आया है, तो अभी लास्ट 9 मंथ्स में 6% जो इनका रेवेन्यू है वो कंपोनेंट से आया है। लेकिन अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 14% रेवेन्यू इनका कंपोनेंट से आया है। इसका मतलब क्या कि Q3 में जो कंपनी के कंपोनेंट्स वाले बिजनेस हैं उनका ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमने गाइडेंस दिया है कि अगले 2-3 साल के अंदर एसी का रेवेन्यू 80% से घट के 60-65% तक आएगा, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे कंपोनेंट वाले बिजनेस का रहेगा। कंपोनेंट में जैसे क्रॉस फ्लो फैन हो गया, कॉपर ट्यूब पार्ट हो गया, कंट्रोलर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे एसी, वेंटिलेशन, इन सारे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। तो कंपनी कह रही है कि इन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। अभी इसका टोटल रेवेन्यू शेयर अगर आप देखोगे तो 6% के आसपास है। हमारा मानना है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर इन सारे कंपोनेंट से 12-15% का हमको रेवेन्यू आएगा। तो ऑटोमेटिकली एसी का जो रेवेन्यू आज 80% है वो कम होकर के 60-65% हो जाएगा। इसके साथ में हमारा वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, इन सब का भी रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन एक्सपोर्ट वाले फ्रंट पे अगर हम देखें तो कंपनी कह रही है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू डबल हो गया हमारे लिए, सॉरी 200% से इंक्रीज हुआ है। 4% का रेवेन्यू शेयर है एसी बिजनेस में टोटल एक्सपोर्ट का इनका। कंपनी कह रही है कि चाइनीज प्लेयर के कंपैरिजन में हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो भी हमको एक एडवांटेज दे रहा है। देन इनका लॉन्ग टर्म डेट अभी 60 करोड़ के आसपास है और बाकी ये जो पूरा 490 करोड़ का डेट है वो पूरा आपका वर्किंग कैपिटल का लोन है उसमें। इसके बाद कंपनी कह रही है कि अगर आप एम्प्लॉय बेस देखोगे तो 800 जो हैं वो इनके व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं, बाकी जो ब्लू कॉलर हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। पर उनका मतलब R&D वगैरह पे काफी इन्वेस्ट करती है कंपनी, क्योंकि ये ODM प्लेयर है। मतलब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ईपैक प्रोबेबली सेकंड लार्जेस्ट ODM RAC मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है, 24% का मार्केट शेयर है।
नंबर 1 पे आई थिंक एम्बर एंटरप्राइज है। तो कंपनी R&D पे काफी इन्वेस्ट करती है। अपनी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट का 15 to 17% जो एक्सपेंस है वो कंपनी एम्प्लॉय R&D वाले पार्ट पे इन्वेस्ट करती है। देन उसके बाद किस तरीके से वॉशिंग मशीन का मार्केट रह सकता है, कैसे ग्रोथ आ सकती है वहां से। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर आप टोटल मार्केट देखोगे वॉशिंग मशीन का, तो 14 मिलियन का मार्केट है, ये 14 मिलियन यूनिट्स का मार्केट है वॉशिंग मशीन का, जिसमें से 45% जो मार्केट है वो सेमी ऑटोमेटिक है, और आपका जो 55% मार्केट है वो फुल्ली ऑटोमेटिक का है। इंडिया में फुल्ली ऑटोमेटिक में मतलब दो कैटेगरी होती है आपकी वैसे बेसिकली, टॉप लोड और फ्रंट लोड। इंडिया में टॉप लोड जो है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक के अंदर, उसको इंपोर्ट किया जाता है। ईपैक अभी जो एंटर करने वाला है वो टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर एंटर करेगा। इस पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ 8 to 10% रहा है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर, एंड आगे चल के कंपनी कह रही है कि हम सेमी ऑटोमेटिक वाले कैटेगरी में भी एंटर करेंगे, क्योंकि जितने भी ये OEM प्लेयर हैं ये इस वाले सेगमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहे हैं, यहां से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ज्यादा आ रहा है, तो सेमी ऑटोमेटिक के अंदर भी कंपनी आगे चल के एंटर करेगी। देन कंप्रेसर का किस तरीके का बिजनेस है, कैसा इसका रेवेन्यू शेयर है एक एक पूरे एसी के अंदर। तो कंपनी कह रही है कि एक जो पूरा एसी का प्रोडक्ट होता है उसमें से 25% के आसपास जो एक्सपेंस है आपका, 25 to 30% वो कंप्रेसर के ऊपर जाता है। इंडिया में करेंटली 55% जो 55 से 60% जो कंप्रेसर्स है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, डोमेस्टिकली 40 से 45% का ही प्रोडक्शन होता है। ईपैक कह रहा है कि हमारा अभी नियर फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि हम कंप्रेसर वाले पार्ट पे एंटर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑलरेडी इसके अंदर एंटर कर चुका है, बट ईपैक कह रहा है कि अभी हमारा इस पे कोई प्लान नहीं है। देन उसके बाद मार्जिन्स की अगर हम देखें तो कंपनी कह रहा है कि वही एसी का मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो कंपोनेंट वाले बिजनेस हैं उनके मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं। अब इन्होंने एग्जैक्ट ये गाइडेंस नहीं दिया है कि आगे चल के हमारा डबल डिजिट मार्जिन होगा, लेकिन मैनेजमेंट ये कह रहा है कि क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स हमारा चेंज होगा, वॉशिंग मशीन आएगा, एयर कूलर आएगा, कंपोनेंट का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शेयर थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है। सो इन सारी चीजों से डायरेक्शनली हमारा मार्जिन जो है वो 7.5 और 8% का जो रेंज है इससे बेटर रहना चाहिए आने वाले सालों के अंदर। देन इसके बाद अगर हम देखें तो एसेट टर्न कितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, मैनेजमेंट का कहना है कि 2.5 से 2.75 का एक्सपेक्टेशन है हमारा एसेट टर्न रहेगा। आगे चल के हमारा एसेट टर्न जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा, 3.5 से 4 टाइम का इन्होंने गाइडेंस दिया है। कैसे इंप्रूव होगा? सो कंपनी कह रही है कि अभी जो हमारी आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे उसमें हम एसी का ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और एट पीक हमारा जो एसेट टर्न है वो 2.5 से 3 के बीच में ही रह पाता है। सो जब वॉशिंग मशीन और आपका ये एयर कूलर हम ऐड कर देंगे तो हमारा सडनली एसेट टर्न इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिकॉज सेम फैसिलिटी के अंदर कंपनी कह रही कि जितना इंफ्रा हमको लगता है एक एसी, एक इंडोर एसी बनाने में, वो सेम इंफ्रा हमको लगेगा एयर कूलर बनाने में, एंड उसी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हम एक वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी सिनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो इससे हमारा जो एसेट टर्न है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो कंपनी कह रही है कि पीक पे अगर हम देखें, एट पीक पे हमारा जो रेवेन्यू है वो 2800 करोड़ से 3200 करोड़ के रेंज में रह सकता है। सो ये पूरा कॉन कॉल है ईपैक ड्यूरेबल का। रिजल्ट ऑफकोर्स अच्छे नहीं रहे थे, एंड अगर आप इनका गाइडेंस भी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे बहुत पॉजिटिव नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड कंपनी का कहना है कि श्री सिटी का जो यूटिलाइजेशन है उसमें भी अगले 2 से 3 क्वार्टर का टाइम लगेगा उसकी यूटिलाइजेशन को 50% तक इंप्रूव होने में। पैट पे कोई एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है कि पैट मार्जिन कितना रह सकता है आगे चल के। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी FY26 का गाइडेंस कितना रहेगा ग्रोथ में, ये हमको प्रोबेबली फोर्थ क्वार्टर में ही आइडिया लगेगा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में इनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहेगा, 40-50% के रेंज में रहेगा। अब वैसे अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनका एस्पिरेशन है बाय FY29 हमको $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट करना है, यानी 8500 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 40-45% का ग्रोथ का रेट बन जाता है। बट पॉइंट यही है कि अगर मैं इसको बाकी प्लेयर से कंपेयर करूं, लाइक एम्बर एंटरप्राइज, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो ग्रोथ में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। ईपैक का पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 84-85 के आसपास है, लेकिन ग्रोथ रेट 40-45% है। वहीं अगर हम बाकी प्लेयर्स को देखें, उनका पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल 90-100 के रेंज में है, लेकिन उनका ग्रोथ रेट भी डबल है कंपेयर टू ईपैक। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी स्मॉल या माइक्रो कैप प्लेयर पे बेट कर रहा हूं जिसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ऑफ कोर्स बिजनेस में वोलेटिलिटी रह सकता है, तो एटलीस्ट ग्रोथ रेट वाले पॉइंट पे वो प्लेयर बाकी सारे प्लेयर से बहुत अच्छा करना चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड वहीं पे बेटर हो सकता है। अदरवाइज तो वी ऑल नो कि कोई भी जो छोटा बिजनेस होता है उसके रेवेन्यू में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो मेरा बेट करने का इंसेंटिव तभी बनेगा जब उसका ग्रोथ रेट पे वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा।
तो अगर ग्रोथ रेट पे ही वो इतना ज्यादा लो कर लेगा और अंडर परफॉर्म करने लग जाएगा, तो जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनके रेवेन्यू में ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, जो बाकी सारे सेगमेंट्स में ग्रो कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल बन जाता है। सो वही पॉइंट बनता है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। सो लेट्स सपोज अगर कल को चल के एक दो क्वार्टर बाद वापस से ईपैक वही ग्रोथ रेट पे परफॉर्म करने लग जाता है, ऑफकोर्स विद इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी, तो एक वापस से अच्छी डील बन सकती है। इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।